ससुर अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, बहू मुझे माफ़ कर दो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। आपके माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? क्या मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी? उसकी भरपाई क्या आपका बाप करेगा? अब जाओ यहाँ से, सारा दिन खराब कर दिया। कहते हुए सीमा मनोहर जी को पीछे की तरफ धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है तो अचानक पारुल पीछे से आकर मनोहर जी को थाम लेती है। पापा जी, आप ठीक तो हैं? अरे इस बुढ़े को कहाँ मौत आने वाली है? देख नहीं रही कि मेरा कितना नुकसान कर दिया? इससे तो भगवान भी डरता है। इसे तो आज मैं बताती हूँ। इतना कहकर सीमा ने मनोहर जी का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया तो पारुल ने सीमा का हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोली, भाभी हाथ छोड़िए पापा जी का। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? भाभी मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, पापा जी का हाथ छोड़ दीजिए, वरना वरना क्या करेगी तू? इतना कहते ही पारुल ने सीमा के गाल पर 2 थप्पड़ लगा दिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जाने के बाद पापा जी के साथ बदतमीज़ी करने की? सारी तमीज़ भूल गई हैं क्या? शर्म नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? और आगे कुछ कहती कि मनोहर जी बोले, पारुल बेटा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, खाने को दे दो। सीमा ने मुझसे खाने की प्लेट भी छीन ली है, सुबह से कुछ भी नहीं दिया है। पापा जी की ऐसी दशा देखकर पारुल की आंखें भर आईं और उसने जोड़े हाथों को थाम लिया। आपको भूख लगी है ना पापा जी? चलो आप मेरे कमरे में आओ। पारुल मनोहर जी को कमरे में लेकर जाती है और अपने बैग से मिठाइयाँ निकाल कर उनके सामने रख देती है, जिसे देखकर मनोहर जी की आंखें भर आईं और पारुल के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देने लगे। मम्मी जी आप भी तो आइए, आपको दवाई भी तो लेनी है। खाते खाते पार्वती जी की आंखें भर आईं। भगवान ने उनके 2 बेटे दिए, लेकिन एक राम दूसरा रावण। दूसरी बहू के आने से पहले कभी भी बड़ी बहू और बेटे ने हमसे सीधे मुंह तक बात नहीं की थी। सोचते सोचते वह अतीत में खो जाती हैं। मम्मी आपको आजकल क्या हो गया है? पहले तो आप सीमा की इतनी तारीफ़ करती थीं। जब देखो सीमा इतनी सुंदर है, घर का सारा काम संभाल लेती है, लेकिन जब से छोटे भाई राहुल की शादी की बात हुई है, आपको अपनी बड़ी बहू नज़र ही नहीं आती है। पहले तो सीमा की खूबसूरती के गुणगान गाते कभी नहीं थकती थी, अब क्या हो गया? आप सोच रही होंगी कि नई बहू आएगी तो उससे खूब सेवा करवाऊंगी। यह पढ़ी लिखी है तो ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती। बड़ी बहू को आपने कोने में कर दिया। निखिल अपनी माँ पार्वती से कहता है। पार्वती जी बोली, बेटा कहाँ लिखा है कि पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़कियाँ घर के कामकाज नहीं करती हैं या फिर सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं? क्या तुम्हारी माँ यानी कि मैं बदसूरत हूँ? फिर भी अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यह बात तो तुमने सही कहा, मैं तो खूबसूरती के पीछे ही रह गई। संस्कार बहुत पीछे छूट गया, अब मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहती। निखिल बोला, आप भूल रही हो, आखिरकार आपको बुढ़ापा इस बहू के साथ ही गुजारना है। अब ऐसी बातें अगर करेंगी तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। अगर उसने कुछ कह भी दिया तो फिर मुझसे मत कहना कि तेरी बहू मेरा उल्टा बोलती है। तभी राहुल अपने कमरे से बाहर आया और बोला, भैया यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि यह हमारी माँ है? और जहाँ तक रही बात लड़की की, मैंने माँ को कह दिया है कि मुझे खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि संस्कारी और समझदार लड़की चाहिए, जो मेरे माता पिता की सेवा करे, उनकी इज्जत करे, मेरे घर वालों के सभी बड़ों का सम्मान करे। निखिल बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? यह इस घर में एक तू ही है जो मम्मी पापा का ध्यान रखते हो? क्या मेरी पत्नी उनके लिए कुछ भी नहीं करती? अपने बड़े भाई से इस तरह की बात करते हो, यह है तुम्हारे संस्कार? बड़ा आया संस्कारी लड़की से शादी करने वाला, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कैसे संस्कारी लड़की मिलती है। इतना कहकर गुस्से में निखिल वहाँ से चला गया। राहुल बोला, माँ आप भैया की बातों का बुरा मत मानना, एक बार फिर कहता हूँ, सुंदर लड़की के चक्कर में मत पड़ना, बल्कि एक संस्कारी बहू लेकर आना। पार्वती जी मुस्कुराकर बोली,
उसने तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है, तुम भी क्यों नहीं? हमारे साथ चलते लड़की देखने तो सही रहता। कम से कम लड़की खुद देखकर पसंद तो कर लो। अब तो यह आम बात हो गई है। राहुल बोला, नहीं माँ, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए लड़की पसंद करो। मुझे अपने माता पिता की पसंद पर पूरा भरोसा है। पार्वती जी ने बेटे के भरोसे पर खुशी जताई और उसके लिए लड़की देखने चली गईं। रास्ते में पार्वती जी ने अपने पति से कहा, कितने चाव से हमने निखिल के लिए वह लड़की पसंद की थी। उसने हमारी एक भी नहीं मानी और सीमा को पसंद किया। फिर हम पर भी अपनी ज़बरदस्ती थोपी। पर हुआ क्या, मेरा पूरा घर उस लड़की ने बर्बाद कर दिया। कुछ साल पहले ही निखिल और सीमा की शादी हुई थी। सीमा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, परंतु उसका व्यवहार उसके विपरीत। अपनी खूबसूरती पर उसे बहुत घमंड था। रसोई में पाँव तक नहीं रखती थी कि गर्मी से उसका चेहरा खराब हो जाएगा। बर्तनों को धोना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसके नाखून खराब हो जाएंगे। कोई कुछ कह दे तो तुरंत उससे झगड़ने को तैयार रहती थी। बेचारी पार्वती जी बहू के आने के बाद भी घर और रसोई का सारा काम खुद ही संभालती हैं। एक दिन पार्वती जी की तबीयत खराब हो गई तो राहुल बोला, माँ, मुझे शहर से 2-3 दिन के लिए बाहर किसी काम से जाना है और पापा भी गांव गए हुए हैं। मैं सोचता हूँ जाने से पहले एक बार आपको डॉक्टर को दिखा दूँ। इतना कहकर वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। उनके कुछ टेस्ट कराए, तब पता चला कि उन्हें ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है। डॉक्टर की सलाह थी कि खाने पीने के साथ साथ व्यायाम और टहलने की ज़रूरत है। जैसे ही टहलने के लिए बाहर निकलने लगे तो सीमा बहू बोली, मम्मी जी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? पार्वती समझ गई कि ज़रूर कुछ काम ही होगा, तभी ये इस तरह से बातें कर रही है। सीमा बोली, अगर आज आप टहलना कैंसिल कर देती तो कर दीजिए। आज इन्हें ऑफिस जल्दी जाना है तो उनके लिए खाना बना दीजिए। पार्वती जी बोली, बहू अगर उसे जल्दी जाना है तो तुम बना दो, मैं तो रोज़ ही बनाती हूँ। तुम जानती हो अगर मैं टहलना बंद कर दूंगी तो मेरे और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। फिर मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। सीमा ने गुस्से में उनका हाथ कस के पकड़ा और बोली, ढंग से आपको कोई भी बात बोलो तो समझ में ही नहीं आती। अभी मुझे ही ज्ञान देने चली हैं। जितना कह रही हूँ चुपचाप से कर दीजिए, वरना मुझे उसका दूसरा तरीका भी आता है। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। जब उसके पति और छोटा बेटा राहुल रहते तो सीमा बड़े ही प्यार से बातें करती थी। उनके ना रहने पर वह उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। पार्वती जी ने बहुत साहस किया और बोली, बहू मेरे बेटे के रहते तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती हो? बहुत बर्दाश्त कर लिया। निखिल, ओ निखिल, ज़रा इधर आना। बेटा निखिल कमरे से आया और बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? पार्वती जी ने कुछ कहना ही शुरू किया था कि सीमा ने रोने का नाटक शुरू कर दिया और बोली, मम्मी जी मैं सोचती थी आपसे बात करके इस बात को यहीं ख़त्म कर दूंगी, पर आपने तो खुद ही बात को बढ़ा दिया। आपने कई बार मुझ पर हाथ उठाया, पर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। पूछ लीजिए अपने बेटे से, मैंने उनको आज तक कुछ नहीं बताया। और आज आप यह उल्टा कह रही हैं कि मैंने आपका हाथ कसकर पकड़ा है। हे भगवान, मम्मी जी आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? पत्नी की आंखों में आंसू देखकर निखिल बोला, माँ इतना तो मुझे पता था कि मेरी पसंद आप लोगों को पसंद नहीं आएगी, पर आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह मुझे कभी भी आप लोगों की शिकायत नहीं करती है और उल्टा आप इसकी शिकायत कर रही हैं। माँ आखिर आप चाहते क्या हैं? अरे माँ तो बेटे का घर बसाती है, आप तो उल्टा अपने बेटे का घर उजाड़ने में लगी हुई हैं। अगर आपको अपनी बहू की मदद नहीं करनी है तो साफ साफ बोल दीजिए, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है? और सीमा, तुम्हें मेरे लिए किसी की ज़्यादती बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है।
रहने दो, मैं खाना ऑफिस में ही खा लूँगा। अब ऐसे भी उनके हाथों का खाना मुझे बर्दाश्त नहीं। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पार्वती जी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बोली, वाह बेटा, क्या खूब फ़र्ज अदा किया तुमने माँ के दूध का। अपनी पत्नी के झूठे आंसू तुम्हें दिख रहे हैं, परंतु अपनी माँ के सच्चे आंसू तुम्हें नहीं दिख रहे। याद रखो, आज तुमने अपनी माँ का अपमान किया है, उसे दर्द दिया है, उसका दिल दुखाया है। कल तुम्हें भी इस तरह से रोना होगा, तब तुम्हें अपनी माँ की याद आएगी। निखिल बोला, माँ, फालतू की बातें कर मेरा दिमाग मत खराब करो। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, मैं यह सब जानता हूँ। जब से राहुल कमाने लगा है, आपको तो वही बेटा अच्छा लगता है। मैं और मेरी बीवी आपको अब अच्छे नहीं लगते हैं। चलो सीमा, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी बातें सुनने की। इतना कहकर निखिल अपनी पत्नी को लेकर कमरे में चला गया। पार्वती जी नम आँखों से बेटे को निहारती रहीं। दिन में अब जब पार्वती जी सीमा से पूछने आई, बहू आज खाने में क्या बनेगा, सीमा गुस्से में बोली, जो बनाना है अपने लिए बनाना। आपके हाथों का खाना अब मुझे नहीं पचता है। मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, अब जाइए यहाँ से, और जाते जाते कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर देना। बेचारी पार्वती जी, आखिर माँ का दिल था ना। बच्चे नहीं खाएंगे तो अपने लिए बनाना भी उन्हें पाप लग रहा था। वह चुपचाप पानी पीकर कमरे में लेट गईं। शाम को जब बेटा आया तो बड़े प्यार से उसके लिए चाय बनाकर ले गईं। तभी सीमा निखिल के लिए कॉफ़ी बनाकर लाई तो निखिल बोला, माँ, मेरा आज चाय पीने का मन नहीं कर रहा, मैं कॉफ़ी पीऊँगा। पार्वती जी ने अपने अपमान के घूंट पी लिए, फिर भी बेटे से पूछा, बेटा रात में क्या खाओगे, बताओ, मैं वही बना दूँगी। निखिल बोला, नहीं नहीं, मेरे लिए तुम क्या खाना क्यों बनाओगी। अभी तो उस दिन आपने मुझे इतनी जली कटी बातें सुनाई थी। वैसे भी मेरा घर में आज बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। सीमा, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग खाना बाहर खाने चलते हैं। थोड़ी देर में निखिल और सीमा मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गए। बेचारी पार्वती जी आंसू से अपना पेट कब तक भरती। सुबह से भूखी थी, पर बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ ने कुछ खाया या नहीं। आखिरकार पार्वती जी अपने लिए 2 रोटियां बनाकर लाईं और खाकर सो गईं। जब 3 दिन बाद उसके पति और छोटा बेटा राहुल घर आए तो वह उसके चेहरे की उदासी देखकर समझ गए। पति के बार बार पूछने के बाद पार्वती जी ने पूरी बातें बताईं तो दोनों यह सुनकर हैरान रह गए। पिता ने अपनी दमदार आवाज़ में आवाज़ लगाया, निखिल, निखिल, तुम यहाँ आओ। निखिल सामने आया। तब पिता ने माँ की बात दोहराई तो निखिल ने कहा, माँ झूठ बोल रही है, सीमा ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। पता नहीं मेरी माँ को मेरी पत्नी से क्या दिक्कत है। यह सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ निखिल को जड़ दिया और बोला, नालायक, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उसके लिए तुम इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। अपना सामान बांधो और आज के आज घर से निकल जाओ, और ख़बरदार जो पलट कर इस घर में कभी भी वापस आए तो मैं मान लूँगा कि मेरा एक ही बेटा है। इतना कहकर वह पार्वती जी का हाथ पकड़ते हैं और चले जाते हैं। फिर पार्वती जी और राहुल ने उन्हें बहुत समझाया। पत्नी के व्यवहार को देखकर निखिल को अपनी भूल का एहसास हो, यह सोचते सोचते आखिरकार पार्वती की लड़की वालों के घर पहुंची, जिनका कुछ दिन पहले ही राहुल के लिए रिश्ता आया था। पारुल पार्वती जी को बहुत पसंद आई। देखने में बहुत साधारण, परंतु उसके चेहरे से व्यवहारिकता टपक रही थी। उन्होंने गौर किया कि उनके आगे पारुल अपने छोटे बड़े सबका ध्यान रख रही है। यह तो एक बहू के गुण होने चाहिए। यह सोचकर पार्वती जी ने रिश्ता पक्का कर दिया। समय पर दोनों का विवाह हुआ। पारुल घर में आई तो राहुल ने कहा, मैं तुमसे जीवन भर कुछ नहीं मांगूंगा, बस जब तक मेरे माता पिता हैं उन्हें अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान देना। मैं समझ लूँगा, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। और पारुल ने यह सब करके दिखाया। उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी ले ली।
अब वह पार्वती जी को रसोई में पैर तक नहीं रखने देती थी। समय बीतता गया, लेकिन सीमा के व्यवहार में कुछ भी बदलाव नहीं आया। पारुल एक पार्लर में काम करने वाली लड़की थी, फिर भी वह घर के सारे काम निपटा कर उसके बाद काम पर जाती थी, ताकि पीछे से पार्वती जी को कुछ भी ना करना पड़े। एक दिन पारुल पार्वती जी को लेकर पास के डॉक्टर के पास ही गई थी, क्योंकि कई दिनों से उनके घुटनों में दर्द हो रहा था और उन्हें ये सब चलने फिरने में बैठने में ज़्यादातर दिक्कत हो रही थी। राहुल होता तो खुद ही मम्मी जी को डॉक्टर के पास ले जाता, मगर वह पिछले 7 दिनों से काम के लिए बाहर गए हुए थे। पार्वती जी ने मना किया था कि जब बेटा आ जाएगा तो वह उसके साथ चली जाएगी, लेकिन पारुल नहीं मानी। उधर पारुल के ससुर जी थके हारे घर लौटे थे। पार्वती जी और पारुल को आवाज़ लगाने पर जब वह कहीं नहीं दिखाई दिए तो उन्हें अचानक याद आया कि पारुल पार्वती जी को डॉक्टर के पास लेकर जाने की बात कह रही थी। उन्होंने बड़ी बहू को खाने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन सीमा सोफे पर पैर रख कर बैठी रही। अब बस अपने फ़ोन में लगी रही। आखिरकार उनके ससुर जी खुद ही रसोई में चले गए और अपने लिए खाने की प्लेट लगाकर सोफे पर बैठकर खाने के लिए बैठे। अभी एक निवाला लिया भी नहीं था कि अचानक ही तेज़ आवाज़ उनके कानों में गूंजी, जिसने उनके हृदय को पूरी तरह से छलनी कर दिया था। और मुंह तक का निवाला पहुंचने से पहले ही सीमा ने खाने की प्लेट अपने ससुर से छीन ली। पापा जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या, या बुढ़ापे में सारी तमीज़ भूल गए हो? आज ही मैं सोफ़े के कवर नए मंगवा कर बिछाए हैं। किसने कहा आपसे यहाँ बैठकर खाना खाने के लिए? अगर खाने के दाग इन पर लग गए तो कौन साफ़ करेगा? माँ से कोई काम बोलो तो उनका अब ये नया बहाना शुरू हो गया है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। अभी आप यहाँ से जाइए और अपने कमरे में बैठकर खाना खाइए। ससुर जी बोले, बहू, मैं तो कमरे में ही खाता हूँ, मगर कल से हमारे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा कि यहीं हवा में बैठकर खाना खा लेता हूँ। बाबूजी बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़कर आए हैं, जो इन्हें ठंडी ठंडी हवा चाहिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाइए यहाँ से। ससुर जी ने अपने खाने की प्लेट ली और अपने कमरे की तरफ मुड़े तो उनका पैर मेज में फंस गया और सारा खाना टेबल पर रखे सीमा के फ़ोन पर जा गिरा, जिसे देखकर सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और चिल्लाते हुए बोली, बूढ़े, तुझे दिखाई नहीं देता या फिर यह सब तू जानबूझकर करता है? ससुर जी बोले, बहू, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कभी भी उनका अपमान नहीं करता हूँ। तुम ये अच्छे से जानती हो कि फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे, आपके माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? मेरा इतना महंगा फ़ोन जो ख़राब हो गया है उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई करने क्या तेरा बाप आएगा? ससुर जी बोले, बहू, ज़ुबान को लगाम दो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ शर्म है कि नहीं? अच्छा, तो बूढ़े तू मुझे अब सिखाएगा, जिनको खुद 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है। इतना कहकर सीमा ससुर जी को पीछे की तरफ धक्का देकर वहाँ से जाने लगी, तो पीछे से आकर पारुल ने ससुर जी को थाम लिया। पापा जी, आप ठीक तो हैं ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे, इस बूढ़े को कहाँ मौत आने वाली है? देख नहीं रही मेरा कितना नुकसान कर दिया? इसे आज मैं बताती हूँ। इतना कहकर सीमा ने ससुर जी का हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिया, तो पारुल ने सीमा का हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बोली, भाभी, छोड़िए पापा का हाथ। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? भाभी, मैं प्यार से बोल रही हूँ, पापा जी का हाथ छोड़िए, वरना ठीक नहीं होगा। क्या करेगी तू? तभी पारुल ने सीमा के गाल पर थप्पड़ लगा दिया और बोली, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर जब बड़े रास्ता भटक जाते हैं तो कई बार छोटों को उन्हें रास्ता दिखाना पड़ता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई पापा जी के साथ बदतमीज़ी करने की? सीमा आगे बढ़ी और बोली, 2 टके की लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाओ? जैसे ही सीमा अपना हाथ उठाती, पार्वती जी ने आज उसका हाथ पकड़ लिया
और एक थप्पड़ लगाते हुए सीमा को बोली, काश से थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले लगा दिया होता तो आज तुम इतनी बदतमीज़ नहीं होती। और क्या कहा तुमने? मैं और मेरे पति फ्री का खा रहे हैं? तुम शायद भूल गई हो कि याद यह तुम्हें बता दूं कि मेरा दूसरा बेटा भी कमाता है और मेरे पति की पेंशन भी आती है। मैं तो कहती हूँ तुम जिस घर में रह रही हो वह घर मेरे पति का है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो आज के आज मेरे घर से निकल जाओ। पारुल बोली, मम्मी जी, अभी भाभी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उनकी गलती माफ़ कर दीजिए। पार्वती जी बोली, नहीं बहू, उस दिन आपके पापा को मैं और राहुल ने रोक दिया था। अरे बेटा, अपनी माँ की तकलीफ़ नहीं समझता, वह उसकी माँ के साथ दुर्व्यवहार करती है। क्या इसी दिन के लिए लोग बेटे की शादी करते हैं और बहू लेकर आते हैं? इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है। याद रखना सीमा, बहू, जिस दिन यह खूबसूरती ढल जाएगी और तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारी हालत बद से बदतर कर देगी। बात इतनी बढ़ गई कि थोड़ी देर में रात हो गई और राहुल और निखिल घर आ गए थे। निखिल फिर अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा। उसी दिन पार्वती जी ने कहा, या तो इस घर में मैं रहूँगी या फिर यह दोनों रहेंगे। उसी दिन तो राहुल भी चुप हो गया। निखिल अपनी पत्नी के गाल पर छपे हुए थप्पड़ को देखकर राहुल से बोला, राहुल, अपनी पत्नी को काबू में रख। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? देखो इतना खूबसूरत चेहरा कैसे लाल कर दिया है। राहुल बोला, भैया, मेरी बीवी ने नहीं बल्कि एक बहू ने अपनी सास के लिए आवाज़ उठाई है। काश कि भाभी भी ये बात समझ पाती कि हर सास भी एक माँ होती है और रिश्ते खूबसूरती से नहीं संस्कारों से बनते हैं। यह बात अब जितनी जल्दी आप दोनों की समझ में आ जाए उतना ही बेहतर है। पार्वती जी बोली, अगर अपनी पत्नी का चेहरा और नहीं बिगाड़ना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जल्दी से जल्दी तुम यह घर खाली कर दो। और याद रखो, अब यह घर और जायदाद हम किसी को देंगे यह हम दोनों तय करेंगे। फ़िलहाल मैंने तय कर लिया है कि तू मुझे इस घर में नहीं चाहिए। मैंने सोचा था ठोकर लगने के बाद इंसान संभल जाता है, समय रहते तुम भी संभल जाओगे, पर नहीं। लेकिन जब तक तुम्हारे बच्चों से तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी तुम नहीं समझोगे। इतना कहकर पार्वती जी कमरे में चली गईं। सीमा के सिखाने पर निखिल भी गुस्से से घर से निकलने लगा। एक बार फिर किसी ने उसे नहीं रोका और निखिल माफ़ी मांगने की जगह अपना सामान समेटकर ससुराल में जाकर रहने लगा। समय बहुत बलवान होता है। जब निखिल का ससुराल में छोटी छोटी बातों के लिए अपमान होने लगा तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की है। और सास ससुर के बाद सीमा के भाई और भाभी ने दोनों को घर से निकाल दिया। पर जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या फ़ायदा। उसने अपने माता पिता से बहुत माफ़ी मांगी पर उसकी पत्नी को सुधारने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए उन लोगों ने उसे वहां आने से मना भी कर दिया और निखिल ससुराल छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहने लगा। और वहां अब सीमा को घर के सारे काम करने पड़ते थे। धीरे धीरे वक्त बीता और बीतते बीतते इतना बीत गया कि अब सीमा और निखिल के 2 लड़के हैं और उनकी पत्नियां भी हैं। और उन पत्नियों ने भी उनके साथ वैसा ही सलूक किया जो सीमा ने अपनी सास के साथ किया था। अब सीमा अपनी की हुई गलतियों पर बहुत पछताती है, मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वह सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं है जो उसे माफ़ कर सकें। और सीमा को अब पूरी ज़िंदगी यही चीज़ बर्दाश्त करनी है जो उसकी सास बर्दाश्त करती रही। दोस्तों, विदा लेती हूँ, आज के लिए इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलूँगी। तब तक कमेंट में ज़रूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को प्लीज़ पक्के से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आप लोगों के सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।